हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो मैं ये सेशन लेकर आ रहा हूं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी। बट सर, डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है। यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां से ये डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी आता है? बिल्कुल आता है, और इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस सेशन को पूरा देखेंगे, इस पूरे वीडियो को देखेंगे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 10 था और आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 8 है। चलिए पूरी चीजों को समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर एक केस ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक केस लूं जिसमें एक व्यक्ति है जो कि अपने घर में अपने पत्नी और उसकी जो एक बहन है उन दोनों को मारता है, पीटता है और उसके बाद उनसे बहुत ही नाखुश रहता है। और थोड़े दिन बाद जब उसे ऐसा लगता है कि अब इनको रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो वो कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो बी और सी हैं उनको बुलाता है, उनसे उनके साथ एक प्लान बनाता है और ये डिसाइड करता है कि पहले मैं इन दोनों बहनों को लेके जाऊंगा इनके बुआ के घर पे जाने के बहाने। वहां पर इनको मैं कुछ ना कुछ मिला दूंगा इनके ड्रिंकिंग एस्पेंट्स में, और उसके बाद इनको बेहोश कर देंगे, और इनके बाद तुम दोनों मेरे साथ जुड़ जाना, और उसके बाद हम ये गाड़ी जो है इसको खाई में ढकेल देंगे। इसमें जो व्यक्ति ए है और उसके जो दो दोस्त हैं बी और सी, ये सब मिलकर एक कॉमन इंटेंशन, एक कॉमन क्राइम को डिजाइन कर रहे थे, और इसी को बोलते हैं हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी इन दी कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा कि जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी की, तो कॉन्स्पिरेसी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट आईपीसी के सेक्शन नंबर 120 ए और बी में डिफाइंड है, और वहां पर उसको अगर हमें एडमिसिबल बनाना है तो हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आना पड़ेगा, या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो लिखा हुआ था सेक्शन नंबर 10 उसमें आना पड़ता है। तो इसी को पूरा हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी होता क्या है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी अगर हम लोग बात करें तो ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एजेंसी इज अ लीगल एरिया दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। अगर हम हिंदी में बात करें तो यहां पर जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो संबंधों का नियंत्रित किया जाता है उसी को हम यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी कहते हैं। और यहां पर जो प्रिंसिपल है और जो आपका एजेंट है वो दोनों ही क्या हैं? कॉन्स्पिरेटर हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 8 में इन दोनों के रिलेशनशिप को समझाने के लिए ही ये डॉक्ट्राइन जो है काफी ज्यादा फेमस है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो सेक्शन नंबर 10 अगर हम लोग बात करें जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का है, और इसी को अगर हम सेक्शन नंबर 8 कर दें, अगर हम इसको सेक्शन नंबर 8 कर दें तो ये बन जाता है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सेम सेक्शन जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 10 है। अब आप बोलेंगे सर सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा एक एक शब्द जो है वो सेम है, इसलिए जानबूझकर मैंने इसको यहां पर पहले 10 लिखा था और अब इसको मैंने 8 कर दिया। क्या लिखा हुआ है? थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। अब ये जो सेक्शन है ये मेनली प्रोवाइड करता है कि भाई जो भी काम एक कॉमन इंटेंशन के साथ हुआ है, जो कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर किया है, उस पर यहां पे ये पूरी की पूरी रोशनी डालता है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एनीथिंग दैट इज सेड, डन और रिटन बाय वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन इज रेलेवेंट एंड that is can be used against each of the conspirator। अब बेयर रीडिंग अगर आप करोगे इस पर्टिकुलर सेक्शन की तो ऑफ दिस सेक्शन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली प्रिंसिपल जो यहां पे यूज हो रहा है वो है आपका थ्योरी ऑफ एजेंसी, जो कि अभी हमने बात भी की डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी या थ्योरी ऑफ एजेंसी या लॉ ऑफ एजेंसी के बारे में। चलिए अब यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो आपको यह स्पष्ट हो गया है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति जो कि एक मेन क्राइम में इन्वॉल्व है, ऑफेंस करने वाला है, उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे आपके कॉन्स्पिरेटर्स हो जाते हैं। और वो जब एक कॉमन डिजाइन में कोई नया काम करते हैं जो कि एक तरीके का इल्लीगल वर्क होता है, या किसी तरीके का ऐसा काम कर रहे हैं जो कि
आईपीसी या हम कह सकते हैं बीएनएस जो है उसके द्वारा दंडनीय है, तो वो सब आपका एक इलीगल ऑफेंस कर रहे हैं, या एक ऑफेंस कर रहे हैं, या इलीगल एक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर इन सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये है, इन सब का जो रिलेशन है वही है आपका थ्योरी ऑफ एजेंसी। थ्योरी ऑफ एजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एस्टेब्लिश कॉन्स्पिरेसी एंड लायबिलिटी ऑफ कॉन्स्पिरेटर। अब जब भी हम बात करते हैं एजेंसी के सिद्धांत की, तो यहां पे जो षड्यंत्र है और उसके जो सह षड्यंत्रकारी हैं, या हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं सह साजिशकर्ता जो हैं, उनका दायित्व स्थापित करने के लिए हमें यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी की जरूरत होती है। यहां पर अगर हम बात करें एजेंसी यहां पे किस तरीके से अंडरस्टूड की जा सकती है, एक साजिश में जो एजेंसी है वो अगर हम देखें तो इस प्रकार समझा जाता है कि सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में एक साजिशकर्ता का कार्य अन्य सह साजिशकर्ता का जो को बांधता है, वही यहां पे एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है जो एक ऑफेंस करना चाहता है और उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं जो उस ऑफेंस को आगे बढ़ा रहे हैं या इन दी फर्दरेंस ऑफ द क्राइम कर रहे हैं, वो सब इसमें साजिश करता है। तो क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि क्या इन सबको सजा मिलनी चाहिए? तो यहां पर पहले आपको यह समझना होगा कि जो को कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उसको वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। को कॉन्स्पिरेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, जो को कॉन्स्पिरेटर हैं एक वो होते हैं जो एक्टिवली पार्ट लेते हैं, और दूसरे होते हैं जो जिन्होंने कोई पता भले ही होगा उनको, पर उन्होंने किसी तरीके का प्रेजेंस वहां पर नहीं दिखाया होगा और यहां पर उनका किसी भी तरीके का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी आपके कॉन्स्पिरेटर जो पार्टिसिपेट करते हैं और जो आपके कॉन्स्पिरेटर जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन दोनों में फर्क है। और इन दोनों को यहाँ पे एक इंटरप्रेट करते हुए, स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो लोग एक्टिवली इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं, आफ्टर अ कॉमन डिजाइन, आफ्टर द कॉमन इंटेंशन इज बीन मेजर्ड, तो फिर उनको हम सजा नहीं देंगे। किसकी तुलना में? उन सभी लोगों की तुलना में जिन्होंने एक कॉमन डिजाइन के तहत इन दी फर्दरेंस ऑफ द क्राइम, या आप कह सकते हैं जो कार्य है, जो अपराध है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य किया है। तो जिन व्यक्तियों ने एक मुख्य अपराध के साथ उस अपराध को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है या उसको में सहभागी बने हुए हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको तो सजा होगी। उनको दोनों चीजों की सजा होगी। किन किन चीजों की सजा होगी? तो वो महत्वपूर्ण कार्य का उत्तरदायी नहीं, आप कह सकते हैं जहां तक कि साजिशकर्ता का सवाल है, जिसमें वास्तव में योजना का अंजाम दिया है और उद्देश्य का पूरा करने के लिए कार्य किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को साजिश करने के साथ साथ महत्वपूर्ण अपराध के लिए भी उत्तरदायी माना जा सकता है। और अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे लोगों के लिए क्या कहा जो कि साजिश में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि गैर भागीदारी वाले साजिशकर्ताओं को ऐसे महत्वपूर्ण अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अब यहां पे बात आती है कि अगर हम साजिश करते वाले जो हैं, सह साजिशकर्ता जो हैं, जो सह षड्यंत्र करता है, जो को कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो आपको यहां पे ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दी फर्दरेंस ऑफ द क्राइम कर रहे हैं, तो उनको तो सब्सटैंटिव ऑफेंस की सजा मिलेगी ही मिलेगी, पर जो उन्होंने सपोर्ट किया है उसकी भी सजा जो है वो मिलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, देखिए जरा ध्यान से। Thus, the conspirator are liable on an agency. Conspirators are liable on an agency theory for the statement of co-conspirators, just as they are of the overt act and crime committed by their conferers. मतलब यहां पर ये कह सकते हैं जो भी कॉन्स्पिरेटर जो कि एजेंसी की तरीके से काम कर रहे हैं, इन दी फर्दरेंस ऑफ द क्राइम की तरीके से काम कर रहे हैं, उन सबको सब्सटैंटिव लॉ, ये सब्सटैंटिव ऑफेंस जो उन्होंने किया है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, और उसके साथ साथ जो सपोर्ट करने की जो सजा है वो भी उनको यहां पर मिलने वाली है एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी। अब यहां पे बात आती है सेक्शन नंबर 10 को अगर हम पढ़ें तो उसमें एडमिसिबिलिटी के लिए कुछ एसेंशियल्स जो हैं वो जरूरी होते हैं, जो कि किसी भी एक कॉन्स्पिरेटर को कॉन्स्पिरेसी करने के लिए उत्तरदायी बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन से आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ को कॉन्स्पिरेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन नंबर 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड
सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों ही जो हैं वो दो रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दो रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 8, दैट इज पहला है प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड अप्लाइंग द रूल ऑफ एजेंसी फॉर इम्पोजिंग द लाइबिलिटी, और उसके बाद एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर, और थर्ड जो है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग द कन्फेशनल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पे समझिएगा सेक्शन नंबर 10 में दो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं। जब भी कोर्ट को ये तय करना होता है कि कोई भी जो सबूत जो आ रहा है हमारे सामने उसको हम रेलेवेंट माने कि नहीं माने, तो सबसे पहला काम जो कोर्ट करता है वो ये करता है कि वो पहले प्रूफ करे, वो जो सबूत है या जो प्रोसिक्यूशन है वो इस बात को प्रूव करे कि हाँ यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थी, हाँ यहाँ पे षड्यंत्र था। उसके बाद ही जो सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है और 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो सेकंड वाले पार्ट पर जाते हैं। तो कोर्ट पहले फर्स्ट पार्ट को सेटिस्फाइड जब हो जाएगी तभी वो सेकंड पार्ट पे जाएगी और फिर वो देखेगी कि किस तरीके से जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं एक कॉन्स्पिरेटर के दूसरे कॉन्स्पिरेटर के समर्थन में या उसके पक्ष में, उनको कैसे हम लाइबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, जब भी हम एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो यहां पे प्रोसिक्यूशन जो है जो कहानी सुनाता है उस कहानी के तहत जो किरदार उसमें होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई जिसमें ए व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी और उसकी पत्नी की बहन को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और अपने दो दोस्त बी और सी को अपने रास्ते पहले अपना प्लान बताता है, और प्लान बताने के बाद फिर वो उसी प्लान के तहत जो है वो एक रोड पे जाते हैं। रोड में वो गाड़ी रोकता है, गाड़ी रोकने के बाद एक नींबू पानी का जो आप कह सकते हैं ड्रिंक है वो लेकर आता है, उसमें नींद की गोलियां मिला देता है और अपने दोनों दोस्तों को उनको मारने के बाद पहले उनका गला दबा देता है अपने दोनों दोस्तों से, और उन दोनों दोस्तों को क्या बोलता है, बी और सी को बोलता है कि आप इसकी बॉडी जो है ठिकाने लगा देना। तो ये जो पूरी कहानी बनी है ये एग्जिस्टेंस पैदा कर रही है, ये एक तरीके से प्रस्थापित कर रही है कि हाँ यहां पे कॉन्स्पिरेसी हुई है, और जब ये कॉन्स्पिरेसी हो गई है तब आपका सेक्शन नंबर 10 का या सेक्शन नंबर 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का दूसरा पार्ट जो है एक्टिव होता है। अगर पहला पार्ट एक्टिव करना है तो पहले आपको कहानी समझानी पड़ेगी, दूसरे पार्ट को एक्टिव करने के लिए इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 8 नेसेसिटेट्स दैट द प्राइमा फेशिया, मतलब ऊपर से जब आप प्रोसिक्यूशन कहानी सुनाएगा या प्रोसिक्यूशन पूरे केस को बताएगा तब ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी इज एस्टेब्लिश्ड। अगर कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश नहीं हुई है तो फिर आपका सेकेंड पार्ट जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेकिंग को कॉन्स्पिरेटर्स लाइबल फॉर एन एक्ट एंड स्टेटमेंट बाय वन कॉन्स्पिरेटर, सेकेंड पार्ट जो होता है वो परमिट करता है the use of evidence which otherwise could not be used against the accused person. The second part would come into operation only when the first part is clearly established, और तभी जाकर आप उन सारे एविडेंसेस को ले सकते हैं, एज एडमिसिबल बना सकते हैं जब जो कि कॉन्स्पिरेसी को प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपसे कहूं कि अगर ए ने बी को फोन किया जनरली, तो इसमें ये एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, पर जब ये प्रूफ हो गया कि हाँ ए ने, बी ने और सी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है तो ए से की गई बातें बी के द्वारा और सी के द्वारा ये एक रेलेवेंट फैक्ट की तरीके से यूज की जा सकती हैं, एंड दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज पता चली होगी, समझ में भी आई होगी, और यही चीज जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब इसी तरीके की जानकारी के लिए, इसी तरीके की डिटेलिंग के लिए अगर आप चाहते हैं पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी डिटेल में पढ़ना, तो मैं आ रहा हूं आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वन शॉट लेकर, वन शॉट जिसमें ऑल जुडिशरी एग्जामिनेशन है, 8 घंटे लगातार जो है बाय शशांक सर आपको ये मिलेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो है मेरे साथ जुड़ेंगे। कब जुड़ेंगे? 12 जनवरी को। कब जुड़ेंगे? 12 जनवरी को, मतलब संडे को आप लोग जुड़ेंगे सुबह 10 बजे, और वहां पर मैं आपका वन शॉट जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं फॉर ऑल जुडिशरी फॉर बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस तरीके के और बहुत सारे एक्साइटिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैं जोड़ूंगा, और अगर अभी तक आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एकलव्य 4.0 बैच जो है वो शुरू हो चुका है। 29,000 ये जो आपकी
प्राइज मनी देख रहे हैं, ये आपको तभी मिल पाएगी जब आप एस लाइव कोड जो है लगाएंगे, और इसमें 50% रिफंड पॉलिसी है, इसके साथ साथ 150% रिफंड पॉलिसी है, और आपका 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। ये तब है जब आप इस नंबर पर आप कॉल करने वाले हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर मुझसे सारी डिटेलिंग लेने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे और वहां पर मैं डिटेल में आपको सारी चीजें बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।